हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी ओलंपियाड की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स तो 20 दिसंबर तक ही ख़त्म हो जाएंगे और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम जनवरी में शेड्यूल हुए हैं। तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और उस तैयारी के को और भी अच्छा बनाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो आपको ऐप मिला है मॉक टेस्ट के लिए। उस ऐप के जो क्वेश्चंस है, बहुत सारे बच्चों की डाउट्स आ रहे थे कि मैम क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मुझे, जैसा कि मुझे आयुष सर ने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चों को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैम आप प्लीज़ क्या इनके लिए वीडियो बना देंगी। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं वीडियो बना तो देती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, क्योंकि मेरे भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जनवरी में आने वाले हैं। लेकिन मैंने बोला कि बच्चे हैं, बच्चों का डाउट है और बच्चे अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो ज़रूर से बना दूंगी। लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर करें। बच्चों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं मेरे वीडियोस को। क्या आपको मेरे वीडियोस नहीं अच्छे लगते? मैं देखती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक ही नहीं करते इतना, और फिर ऊपर से आप मेरे वीडियोस को पूरा भी शायद नहीं देखते, क्योंकि मैं होमवर्क क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसके भी आंसर्स मुझे नहीं देते। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उसी के बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अपने कमेंट्स भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तभी मैं सोचूंगी कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम और टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। What is the एरिया ऑफ द डायग्राम? देखिए, एरिया क्या होता है? कोई भी फिगर, ठीक है, कोई भी फिगर या कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्पेस में, स्पेस आप समझ रहे हैं, किसी मतलब कोई आप उसको जगह पर रख दे। आप एक बॉटल भी अगर आप टेबल पर रख रहे हैं, ठीक है, तो बॉटल के नीचे का जो आपका गोल हो, ठीक है, बॉटल तो जनरली गोल ही होता है, नीचे जो सरफेस होता है वो जनरली गोल होता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉटल होती है। तो जो गोल है वो टेबल पर कितना सरफेस घेर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है, उसी को एरिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस फिगर को देखिए, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए जब ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये ठीक इसके ऑपोजिट है ना, और जहाँ से ये वाली लाइन शुरू हो रही थी वहीं से ये वाली लाइन भी शुरू हो रही है। जहाँ पर ये वाली लाइन खत्म हो रही है वहाँ पर ये नीचे वाली लाइन भी खत्म हो रही है। तो इसका मतलब है अगर ये वाली लाइन 5 है तो ये वाली लाइन भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये बात क्लियरली आप देख लीजिए। ठीक, आपको बहुत अच्छे से इस फिगर को देखना है। तो देखिए ये जो रेड लाइन से मैंने चारों लाइंस बनाई हैं रेड कलर से, ये चारों मिलकर आपको कौन सा शेप दिख रहा है? देखिए ये एक स्क्वायर बन गया। ये कौन सा शेप बना? ये बना एक स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि स्क्वायर ऐसा एक फिगर है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। इक्वल मतलब चारों साइड्स की लेंथ एक बराबर होती है। तो यहाँ पर चारों साइड्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसीलिए ये एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, वैसा ही आपको एक स्क्वायर यहाँ मिलेगा। ये देखिए एक स्क्वायर ये मिलेगा, ये एक स्क्वायर हो गया, ये 4 स्क्वायर्स हो गए। और ध्यान से देखिए ये बीच में जो है, ये बीच में भी आपका एक स्क्वायर बन जा रहा है। तो टोटल मिला के कितने स्क्वायर्स हो गए? बाहर के 4 और बीच का एक, 5 स्क्वायर्स हमारे पास यहां पर हो गए। अब देखिए आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला एरिया ऑफ अ स्क्वायर।
एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है ए स्क्वायर। यहाँ पर ए का मतलब क्या है? साइड। एक साइड कितनी सेंटीमीटर या कितने मीटर की है? ए मतलब होता है साइड। तो ए स्क्वायर मतलब ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब ये होता है। अगर आपको स्क्वायर का मतलब नहीं पता तो आप समझ लीजिए, जब भी हम किसी नंबर को खुद से मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब हम कहते हैं कि हमने उस नंबर का स्क्वायर लिखा। ठीक, तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब है जितना भी एक साइड का आपका वैल्यू आएगा उसको आप उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? 5 है, क्योंकि एक जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर हमको अगर एक स्क्वायर की निकालनी है एरिया तो हम क्या करेंगे? हमको ए इंटू ए करना होगा। ठीक है, तो वन स्क्वायर क्या निकाल रहे हैं हम? एरिया। एरिया ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 25, विच इज इक्वल टू 25। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आई? एक स्क्वायर की वैल्यू आई, एक स्क्वायर की एरिया की वैल्यू आई। लेकिन यहाँ पर कितने स्क्वायर्स है हमारे पास? 5 स्क्वायर्स है, क्योंकि ये जो पूरा फिगर है ये 5 अलग अलग स्क्वायर से मिलकर बना है। तो अगर हमें पूरे फिगर का एरिया निकालना है तो हमको पांचों स्क्वायर की एरिया को ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 स्क्वायर है और हर स्क्वायर का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको पांचों स्क्वायर का एरिया चाहिए तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक स्क्वायर की एरिया 25 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर्स का एरिया आपको निकालना है? 5। ठीक है, क्योंकि 5 स्क्वायर्स है हमारे पास, तो 5 5 ज़ा 25, ऊपर 2 कैरी गया, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पर इस पूरे के पूरे फिगर की एरिया आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? आपने तो बोला कि पांचों स्क्वायर के एरिया को हम ऐड कर दे, तो आप ऐड करके भी देख लीजिए, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आप 25 को 5 टाइम्स ऐड करते हैं तब भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर कहाँ पर है? अच्छा, ये है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसा फिगर आएगा ना, आप देख के उसको घबराइएगा मत। ये क्या होते हैं ना, ये कंपाउंड फिगर होते हैं। कंपाउंड फिगर मतलब बहुत सारे फिगर्स, छोटे छोटे फिगर्स को जोड़कर एक बड़ा फिगर बनाया जाता है, तो उसी का एरिया फिर हमें निकालना होता है। तो देख के घबराना नहीं है। तो देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रेशियो वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको रेशियो वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, गिवन अ कांस्टेंट के। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जो कभी नहीं बदलती है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जो कभी नहीं बदलती है। सच दैट k/5 is proportional to 10/25. Find the value of k. देखिए, जब भी ये ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें ये /2 का साइन आपको दिखे, ये जो 2 डॉट आपको यहाँ बीच में दिख रहे हैं ना, ये जो k और 5 के बीच में 2 डॉट्स है, इसका मतलब होता है /2 या इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? k/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, k/5। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? 10/25, 10/25। तो हमसे क्या कह रहा है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये क्या है, हम यहाँ पर इसको इज इक्वल टू के साइन से डिनोट कर सकते हैं।
ये फैक्ट होता है, ये प्रोसीजर होता है, ये आपको याद करना होगा। तो जब भी आपको ऐसे इस टू वाले साइन दिखे तो आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दीजिए। ये फ्रैक्शन होता है ना, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, और फिर ये दोनों को प्रोपोर्शनल बोला है तो इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन आप लगा देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब पहले वाला फ्रैक्शन क्या है, k अपॉन 5, उसके डिनोमिनेटर को, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है फर्स्ट फ्रैक्शन का 5, सेकेंड वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकेंड वाला फ्रैक्शन क्या है, 10:25 या 10/25, और उसका न्यूमरेटर क्या है 10। और हम क्या करेंगे, हम पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस क्यों, देखिए क्योंकि बीच में ये जो हमने दो एरो बनाए हैं, उन दोनों एरो को देख के आपको क्या लग रहा है, क्रॉस का साइन है ना, तो इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो देखिए पहले हम कौन सा वैल्यू लिखेंगे, 5 × 10 वाली वैल्यू लिखेंगे या k × 25 वाली लिखेंगे। पहले हम k × 25 वाली लिखेंगे, ये बस याद कर लीजिए क्योंकि k पहले है ना, सबसे ऊपर आपको k दिख रहा है, तो ये वाली वैल्यू हम पहले लिखेंगे। तो k × 25 हो जाएगा 25k, फिर इज इक्वल टू का साइन बीच में है ही, 5 × 10 की वैल्यू अब लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50। अब देखिए ये 25 और k क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अब हमको k की वैल्यू चाहिए। तो अब जो 25 इसके साथ में चिपका हुआ है, इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा हमें। तो अलग अलग कैसे करेंगे, जब यहाँ पर 25 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसे इज इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे तब क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो अब कहाँ चला जाएगा, अब ये नीचे डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू 50/25 जो कि होता है, इसको आप काटेंगे तो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो जिन बच्चों को ये मेथड नहीं पता था, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मैम मुझे ये मेथड नहीं पता था, और अगर आपको अब ये मेथड समझ में आ गया तो वो भी बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, लीस्ट, और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो ये दो टर्म्स आप याद रखिए, लीस्ट मतलब सबसे छोटा और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ग्रेट मतलब बड़ा होता है ना, तो ग्रेटेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, ये आप इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, और लेस मतलब कम होता है, और लीस्ट उसका सुपरलेटिव डिग्री होता है जिसका मतलब होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर हमें ढूंढना है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 32 and 48। तो ऐसा एक सबसे छोटा नंबर, क्योंकि नंबर तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो कि 32 और 48 दोनों से डिवाइड हो जाए। एग्जैक्टली मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे जो 32 और 48 दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होते होंगे, लेकिन हमें कौन सा नंबर ढूंढना है, सबसे छोटा वाला ऐसा नंबर ढूंढना है जो 32 और 48 दोनों के दोनों से डिवाइड हो जाते होंगे। तो इसमें सिंपली आपको एलसीएम ढूंढना है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम आपने सीखा होगा स्कूल में एलसीएम ढूंढना। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 32 लिखिए, यहाँ पर 32, एक मिनट इसको मैं छोटा कर लूँ, बहुत बड़ा है ये। यहाँ पर 32, 48। अब देखिए अब
कॉमन नंबर ढूंढिए जिससे ये दोनों डिवाइड होता हो। 2, क्योंकि दोनों इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा दोनों, तो 2 1 ज़ा 2, 2 16, 16 2 ज़ा 32 होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, वापस ये फिर 2 से जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24, वापस ये 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, वापस 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए यहाँ पर 2 है और 3 है, तो एक बार 2 से काट दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 3 तो जाएगा नहीं 2 से, तो वापस 3 यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, फिर 3 1 ज़ा 3। जब तक नीचे लास्ट में पूरे के पूरे नंबर 1 नहीं हो जाते तब तक हम इसको करते रहते हैं। अब देखिए इधर जितने भी नंबर आपके आए हैं ना, ये सारे नंबर्स को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार 2 है, 4 बार, नहीं 1 2 3 4 5 बार 2 है, यहाँ 4 बार हो गया, ये 5 बार 2 और एक 3। तो देखिए 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4 हुआ। अब 4 2 ज़ार कितना हुआ, 8 हुआ, 8 2 ज़ार कितना हुआ, 16 हुआ, 16 2 ज़ार कितना हुआ, 32 हुआ, और 32 3 ज़ार कितना हुआ, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 96। तो हमारा एलसीएम फाइनली क्या आया, एलसीएम इज इक्वल टू 96। तो 96 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 32 से भी डिवाइड होता है और 48 से भी डिवाइड होता है। आप चाहे तो इसको करके भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर। एक फील्ड है, एक मैदान है जो कि रेक्टेंगल शेप का है और उसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर है। तो देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, लेंथ कौन सी वाली साइड होती है, जो लंबी वाली साइड होती है। तो ये देखिए ये लेंथ है, लेंथ कितना है, 30 मीटर। अब देखिए एंड इट्स डायगोनल इज 34 मीटर। डायगोनल क्या होता है, कोई एक साइड आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी साइड है, ये डी साइड है। तो कोई भी एक साइड आप जब पॉइंट देखेंगे, वर्टिक्स देखेंगे, तो बी वाले वर्टिक्स से अपोजिट वाला वर्टिक्स, बी के अपोजिट कौन सा वर्टिक्स है, देखिए डी है, ठीक है, अपोजिट मतलब आप समझते हैं ना, ठीक, उसके सामने वाला अपोजिट। तो बी के सामने डी है, तो बी से लेकर डी तक जो लाइन हम खींचते हैं उसे हम डायगोनल कहेंगे। वैसे ही अगर हम एक और डायगोनल देखें, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ दूसरा डायगोनल, उसका काम नहीं है हमारे पास। देखिए ये ए है, ए से ऑपोजिट साइड कौन सा है, सी साइड है ऑपोजिट इसके। तो ए से सी तक जो लाइन हुआ उसको भी हम डायगोनल ही बोलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी एक डायगोनल दिखा देना है जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो हमने ये बी टू डी वाला डायगोनल यहाँ पर दिखाया है। तो डायगोनल की लेंथ कितनी दी है, 34 मीटर। 34 मीटर यहाँ पर डायगोनल की लेंथ दी हुई है। आपको रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होगा कि रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, चारों एंगल्स इसके 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 90 डिग्री लिख ले रही हूँ क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है, मैं गोला इससे नहीं लगता है, तो आप समझ जाइएगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द फील्ड एंड इट्स पेरीमीटर। आपको ब्रेथ मतलब चौड़ाई, देखिए चौड़ाई मतलब ये इतना रीजन आपको फाइंड करना है कि चौड़ाई इसकी कितनी है। और क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब किसी भी फिगर का जितना बाउंड्री होता है, बाउंड्री समझ रहे हैं ना, जैसे कोई पार्क होता है उसकी बाउंड्री वॉल बनी होती है, तो पार्क के चारों ओर की जो दीवार होती है उसे बाउंड्री कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये इस फिगर की बाउंड्री क्या है, ये चारों लाइन मिलकर इस फिगर की बाउंड्री बनाते हैं, तो इसी को पेरीमीटर कहते हैं। तो हमें ब्रेथ फाइंड करनी है और पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए ब्रेथ फाइंड करना होगा, तभी हम पेरीमीटर उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ब्रेथ तो पता ही नहीं है।
पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, पढ़ा है तो आप कमेंट करिए पढ़ा है मैम, नहीं पढ़ा है तो आप फॉर्मूला आप समझ लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है। राइट एंगल मतलब जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर आपको ये देखिए एक ट्राइंगल बना ना, ये बी सी, ये वाला ट्राइंगल बी सी डी, ये एक ट्राइंगल बन रहा है आपका। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए इसका जो नीचे वाला है बी और सी, बी सी को हम क्या मान ले, हम इसको बेस मान ले। देखिए 90 डिग्री है, इसके ठीक ऑपोजिट कौन सा एंगल, कौन सा लाइन है, ये बी डी वाली लाइन है, ठीक है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो लाइन होती है वो हमेशा कौन सी लाइन होती है? हाइपरटेन्यूस, एच, हाइपरटेन्यूस। और जो तीसरी वाली लाइन बचती है वो होती है परपेंडिकुलर। एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेस। बेस कैसे दिया हुआ है देखिए, क्योंकि ए और डी जो है वो 30 मीटर है, तो बी और सी बिल्कुल उसके ठीक ऑपोजिट है और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये भी 30 मीटर होगा, जो बेस है वो भी 30 मीटर होगा। तो 30 का स्क्वायर, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, मतलब हमें ब्रेथ नहीं पता, तो इसको हम पी स्क्वायर ही लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दी है? 34, इसका भी स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर करेंगे मतलब 30 इंटू 30, तो हमारे पास आएगा 900 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1156। अब देखिए पी स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, 900 को दूसरे साइड भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि इस साइड प्लस हो रहा है, -900। अब मैं इधर इस साइड लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो पी स्क्वायर क्या बचा? पी स्क्वायर बचा 256। देखिए अभी हमें पी चाहिए, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये चाहिए, लेकिन आया क्या है? अभी पी स्क्वायर आया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। अंडर रूट का मतलब क्या हुआ? पी इज इक्वल टू अंडर रूट में 256। अंडर रूट का मतलब होता है ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम खुद उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाए, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए मैं एक और पेज यहाँ पर यूज़ करूँगी। 256 आया है ना, तो देखिए 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा। 2 1 2, इसको 2 से काटिए, 2 2 4, 2 8 16, 128। और काटते जाइए जब तक 1 ना आ जाए, तब तक काटते जाइए। आपको प्राइम नंबर से सिर्फ इसको डिवाइड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा, क्लास 5th या 6th में ही आपने पढ़ा होगा। तो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, यहाँ 2 6 12, एक मिनट 6 में से लिख लूँ, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब देखिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो नंबर देखिए क्या है, सारे के सारे 2 है। अब ढूंढिए कि 2 के कितने पेयर हैं। पेयर मतलब 2, किसी भी पेयर मतलब कोई भी चीज़ या नंबर अगर 2 में हो तो उसे पेयर कहते हैं। 1 पेयर इज इक्वल टू 2। कोई भी चीज़ अगर 2 है तो वो पेयर में है, जैसे मोज़े पेयर में होता है, जूते पेयर में होता है। तो वैसे देखिए कितने पेयर बन रहे हैं 2 के। ये एक पेयर बन रहा है 2 का, तो इसमें से एक 2 आप बाहर ले लीजिए। फिर ये एक पेयर बन रहा है,
एक 2 इसमें से ले लीजिए, फिर ये एक पेयर बन रहा है, एक 2 इसमें से ले लीजिए, ये लास्ट वाला पेयर बन रहा है, एक 2 इसमें से ले लीजिए। जितने 2 आपके पेयर वाले हुए उनको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2s are 4 हो गया, फिर 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो आपका यहाँ आंसर क्या आया, 16 आया। 16 कौन सा 16? अभी हमारे पास निकला क्या है, अभी हमारे पास ये वाली वैल्यू निकली है, ये 16 मीटर। ठीक है, जो ये वाली साइड है ना, ब्रेथ अभी हमारा सिर्फ आया है। देखिए अब हमको पेरीमीटर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर 16 मीटर ब्रेथ वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आप इसको तुरंत टिक कर देंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम बहुत कीमती है, उसको वेस्ट मत करिए। तो आपको पेरीमीटर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको पेरीमीटर निकालना, आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप इसको घर पे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो छोटे क्लास के बच्चे हैं शायद उनको नहीं पता होगा, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कुछ टर्म्स क्या होते हैं। जैसे कि ये 2 लाइनें, देखिए ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ये बीच में एक दूसरे को काट रही है एक पॉइंट पर। ये देखिए यहाँ पर काट रही है ना, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जहाँ पर 2 लाइन एक दूसरे को काटती है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए एक क्रॉस सा बन गया आपके पास। अब आपको ये पता है कि 2 लाइंस जहाँ पर भी एक पॉइंट से निकलती है, जैसे देखिए ये एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है ना, ये दोनों एक ही पॉइंट से निकल रही है यहाँ से। तो जब भी किसी भी एक पॉइंट से 2 लाइंस या रेज निकलती हैं तो उन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। वैसे ही सिमिलरली ठीक इसके अपोजिट देखिए यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। तो इन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये दोनों एंगल्स की वैल्यू हमेशा सेम होती है। याद रखिएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की वैल्यू हमेशा सेम होती है, दोनों इक्वल होते हैं। देखिए वैसे ही एक और पेयर ऑफ एंगल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये वाला और इसके ठीक अपोजिट ये वाला। तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, एक दूसरे की इक्वल होगी। और ये पूरा चारों एंगल्स मिलकर कितना बनाएंगे, 360 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक पूरा सर्कल बन रहा है ना। तो किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 4 एंगल्स बन रहे हैं, चारों एंगल्स को मिला के 360 डिग्री होगा। और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतनी बात हो गई। तो चलिए अब इस फिगर पर आते हैं। ये फिगर हमसे क्या बोल रहा है, ये फिगर हमसे बोल रहा है a प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए b कहाँ पर है, ये b दिया है, a कहाँ है, a यहाँ पर है। इन दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता। और इस पूरे फिगर में देखिए क्या किया है, यहाँ पर ये 2 लाइन जा रही है ना, ये एक लाइन, फिर यहाँ से ये वाली एक लाइन और ये वाली एक लाइन। ठीक, वापस मैं इसको क्लियर कर दूं, लेकिन क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इतनी बातें हो गई। अब देखिए मैंने आपको बताया कि 2 लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब वहाँ पर एंगल्स बनते हैं 4। कौन कौन से 4 एंगल्स बन रहे हैं, देखिए ये एक जो 40 डिग्री आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक उसके सामने वाला ये देखिए बो जैसा शेप बन गया ना एक पूरा ये फिगर, ठीक इसके सामने वाला। और देखिए और कौन से एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। तो इन दोनों एंगल से हमें मतलब नहीं है, ब्लू वाले एंगल से हमें अभी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना है, अपना दोनों रेड वाले एंगल्स देखने हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ 40 डिग्री दिया है
तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा। और देखिए ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है। और आपने पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं, अभी तक आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं होप करती हूँ कि आपने इतना मैथ्स तो पढ़ा होगा। तो अगर यहाँ पर एक एंगल 60 डिग्री है, दूसरा एंगल 40 डिग्री निकल गया, तीसरा एंगल हमें पता नहीं, टोटल मिला के 180 डिग्री। यहाँ 60 + 40 100 हो गया, 100 + x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 100। अब मुझे ये स्टेप समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई होप सो। x इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो यहाँ आ गया x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री। x मतलब अभी हमारे पास ये वाली वैल्यू आई, ये आई 80 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, अभी हमें तो a और b चाहिए ना। तो देखिए b के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ एंगल बन रहा है, ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, लाइन एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट पर स्ट्रेट एंगल बनता है, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये 80 और ये b मिलाकर कितना होना चाहिए, 80 + b मिलाकर होना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो b क्या आ गया, 180 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। देखिए आप इसमें एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते थे, मैं आपको बता दूं, ये एक्सटीरियर एंगल है। देखिए ये बाहर का एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देखिए इस एंगल के ऑपोजिट कौन से दो एंगल है, ये 40 है और ये 60 है। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई हमारे पास। अब देखिए इसमें भी वैसा ही करिए, मैंने तो आपको एक और तरीका बता दिया, लेकिन शॉर्टकट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर a दिया है, a एक्सटीरियर एंगल है, इनका ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 75 है और 40 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 75 + 40, 5 प्लस यहाँ कितना आ गया 115। तो ये a की वैल्यू आ गई 115, लेकिन हमसे पूछा क्या है, a + b की वैल्यू पूछी है। तो a की वैल्यू 115, b की वैल्यू 100, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 215। तो ऑप्शन में 215 यहाँ पे, हाँ ऑप्शन में 215 देखिए b वाला दिया है, मेरा ऑप्शन जो है वो ढक गया है, तो आप इसको कर लीजिएगा 215। तो आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। मैंने कोशिश की कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 6th वाले हैं, जो अभी अभी ये चीज़ें समझना शुरू किए हैं, उनको मैं पूरा डिटेल में ये चीज़ें समझाऊं, क्योंकि बड़े क्लासेस के लिए तो क्या होता है कि मैं सिर्फ इसको सॉल्व करती, मैं इतना डिटेल में नहीं जाती कि एलसीएम कैसे निकलता है और क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ देखने से नहीं होता है, आपको एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ऑल राइट, तो आपको पता है ना क्या करना है, मैंने वीडियो से पहले ही आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।